हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लोजेज के बारे में। क्लास 10th लेवल पर क्लोजेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी मार्किंग आप जानते हैं 3 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। 3 मार्क्स की इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन या 3 सेंटेंसेस दिए हुए होंगे। उन 3 सेंटेंसेस में आपको या तो पर्टिकुलर वर्ड देकर, पर्टिकुलर क्लोज देकर उन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एक गैप दिया हुआ होगा, उस गैप को सूटेबल मॉडल से जिस तरह से भरते हैं ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर सूटेबल क्लोज से भरना होता है। तो ऑप्शन में या ब्रैकेट में दिए हुए होंगे। अब हम बात करते हैं क्लोजेस की डेफिनेशन की। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्लोज जो होता है वो 2 सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोज का यूज़ क्लास 10th लेवल पर जो हम करते हैं उसमें प्रिंसिपल क्लोज और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसके फॉर्म में उनका यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड फंक्शन यानी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होता है एक सेंटेंस के मेंबर के फॉर्म में, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। क्लोज जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड पर जो क्लोजेज पूछे जाते हैं वो 3 टाइप्स के क्लोजेज होते हैं, जिनमें मेनली सबसे फर्स्ट जो क्लोज है वो रिलेटिव क्लोज के फॉर्म में है। सेकंड हम बात करेंगे नाउन क्लोज की, एंड थर्ड जो है वो एडवर्ब क्लोज है। यानी ये 3 तरह के क्लोजेज जैसा आप देख पा रहे हैं, रिलेटिव क्लोज, नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज। इन तीनों क्लोजेज से रिलेटेड ही सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। तो क्लोजेज की डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा है क्लोजेज के टाइप। तो ये 3 टाइप मेनली पढ़े जाते हैं। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेटिव क्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं। रिलेटिव क्लोज में ऐसे कौन कौन से वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ड्स आते हैं जिनका यूज़ हम क्लोजेज के फॉर्म में करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं रिलेटिव क्लोज। तो रिलेटिव क्लोज के बारे में सबसे पहले आप जानें कि रिलेटिव क्लोज होता क्या है। तो रिलेटिव क्लोज, इट इज़ ए क्लोज विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। यानी ये एक ऐसा क्लोज होता है जो किसी वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यानी एडजेक्टिव बोले तो एक विशेषण की तरह काम करता है। इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, कि ये जो है वर्ड या ये रिलेटिव क्लोज जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है या उसके लिए क्वालिफाई होता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट इट्स एंटीसेडेंट नाउन, कि ये जो क्लोज होता है रिलेटिव क्लोज वो हमें किसके बारे में बताता है? एंटीसेडेंट नाउन, जो इससे पहले आने वाले नाउन है उसके बारे में बताता है। यानी मेनली रिलेटिव क्लोज जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो ये हमें जिस नाउन प्रोनाउन के बाद आते हैं तो अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें ये क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन देते हैं या बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव क्लोज होते कौन कौन से हैं या कौन कौन से क्लोज ऐसे हैं जो रिलेटिव क्लोज की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हु, whom, whose, what, which, when, where, why, that, ये सब ऐसे क्लोज हैं जो रिलेटिव क्लोज की कैटेगरी में आते हैं। शॉर्टली जैसे हम प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हु का यूज़ जो है वो पर्सन के लिए करते हैं। सब्जेक्ट अगर होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में जो वर्ड है या पर्सन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसके लिए हम हु का यूज़ कर सकते हैं। होम जो होता है वो भी हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, उसके लिए हम होम का यूज़ करते हैं। हुज जो होता है वो रिलेशन बताने के लिए यानी पजेसिव फॉर्म में करते हैं, ये भी पर्सन के लिए, प्लस हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कई बार कर सकते हैं, लेकिन ये पजेसिव फॉर्म के लिए आता है। रिलेशन बताने के लिए या फिर कोई ब्लड रिलेशन शो करने के लिए या बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही वोट का यूज़ जो है वो वर्ब के लिए भी करते हैं। वोट का यूज़ कई बार हम अदर जो प्रोसेसेस हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। जो वोट से रिलेटेड सेंटेंसेज नॉर्मली कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वोट भी एक क्लोज के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम बात करें वेन की, तो वेन एक ऐसा क्लोज है, विच की बात करें तो विच जो है वो एक ऐसा क्लोज है जिसका यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। यानी हु की तरह इसका यूज़ होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जबकि हु जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए, इन पर्सन के लिए होता है। ऐसे ही वेन की बात करें तो वेन टाइम को डिनोट करता है, वेयर जो प्लेस के लिए आता है, वाई किसी पर्टिकुलर रीजन को शो करता है, और दैट जो होता है वो हु और विच की जगह यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंस में। यानी दैट भी एक अल्टरनेटिव है। दैट का यूज़ हम जिस तरह से इंडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव के फॉर्म में करते हैं, उसके अलावा भी हम दैट का यूज़ किसी पर्सन के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो यानी विच की जगह पर या हु की जगह या होम की जगह भी हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल जब सेंटेंसेस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अब हम एक एक सेंटेंसेस की बात करते हैं, एक एक क्लोज की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लोज मैंने लिया है रिलेटिव क्लोज में वो है हु। तो हु का हिंदी मतलब होता है जो या जिसने। हु का यूज़ होता है और इसका हिंदी मतलब जो अपन पढ़ते हैं वो सेंस निकलता है इसका जो या जिसने।
इसमें पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि पर्सन बिफोर ब्लैंक, यानी एक ब्लैंक दिया होगा, उस ब्लैंक से पहले किसी सब्जेक्ट का, पर्सन का नाम दिया हुआ होगा, और एंड वर्ब आफ्टर ब्लैंक, यानी वर्ब जो है वो तो आपको खालिस्तान यानी ब्लैंक के बाद मिलेगी और ब्लैंक से पहले एक पर्सन मिलेगा, तो उस पर्सन के लिए आपको हु का क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। दूसरा फॉर्मेट आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले पर्सन दिया होगा प्लस आगे आपको एक ब्लैंक दिया होगा, उस ब्लैंक में आपको हु का यूज़ करना होगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद फिर आगे का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हो सकता है और ईटीसी पार्ट हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस लिखा है, आई नो मिसेज शर्मा, कि मैं मिसेज शर्मा को जानता हूँ, तो मिसेज शर्मा यहाँ पर एक नाउन है, या आप समझ सकते हैं कि मिसेज शर्मा जो है वो एक पर्सन है, और आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ सपोज यहाँ पर, तो आई नो मिसेज शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश, कि मैं मिसेज शर्मा को जानता हूँ जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पर ये हु आया है, वो किसके लिए आया है, मिसेज शर्मा के लिए आया है, यानी आप समझ सकते हैं कि हु का यूज़ जो क्लोज के फॉर्म में किया गया है वो हम मिसेज शर्मा के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे सेकंड सेंटेंस है, संदीप इज़ ए राइटर, तो संदीप एक राइटर है, इसको मैंने ब्लैंक नहीं देकर आपको दो अलग अलग सेंटेंस दिए रखे हैं और आगे ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है हु, उस हु से आपको ऐड करना है। तो जैसा ये सेंटेंस देख सकते हैं, संदीप इज़ ए राइटर, संदीप एक राइटर है, ही इज़ सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको हु से ऐड करना है, तो आप समझ रहे हैं कि संदीप जो है उसी के लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को अगर हु से बनाएंगे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, संदीप, संदीप के बाद आप यहाँ पर जो सुटेबल क्लोज है वो लिख देंगे, क्योंकि पर्सन के बाद ही आता है जैसा अभी मैंने बताया था। तो संदीप हु इज़ सिटिंग देयर, संदीप जो वहाँ बैठा हुआ है वो कौन है, इज़ ए राइटर, वो एक राइटर है। तो आप समझ सकते हैं कि संदीप इज़ ए राइटर, उसका राइटर होना, ये जो उसकी डेजिग्नेशन है उसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरह से एक सेंटेंस बना चुके हैं, और ये जो क्लोज का फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्लोज यूज़ किया, वो कौन सा है, हु यूज़ किया। ऐसे ही आप नेक्स्ट समझ सकते हैं कि हुम, तो हु से ही हुम बनता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है मेनली, तो यूजेज ऑफ हुम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका हिंदी मतलब जिसे या जिसको होता है, जिसे या जिसको। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें भी सबसे पहले पर्सन आता है, उसके बाद में आपको एक ब्लैंक दिया हुआ होगा, और ब्लैंक के बाद आपको यहाँ पर वर्ब नहीं दी हुई होगी। जैसे पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा था ना कि जैसे ब्लैंक दिया और ब्लैंक के बाद क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। यहाँ पर आपको इस ब्लैंक के बाद में दोबारा किसी पर्सन का नाम होगा, कोई नाउन प्रोनाउन या कोई पर्सन, ही शी या फिर किसी का नाम हो सकता है, वो मिलेगा, उसके बाद वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यानी आपको एक ऐसी जगह क्लोज बनना है जिससे पहले भी कोई नाउन या कोई पर्सन का नाम दिया और उसके बाद में भी पर्सन या कोई प्रोनाउन नाउन दिया हुआ है। तो ऐसे में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया एग्जांपल, बबीता, तो आप जैसे बबीता के लिए हूँ, तो बबीता whom you gave money is very poor girl, तो ये पूरा सेंटेंस देखो कैसे बनाया कि बबीता जिसे you gave money, जिसे तुमने पैसा दिया, इज़ ए वेरी पुअर गर्ल, वो बहुत ही गरीब लड़की है। तो आप जैसा समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बबीता जो है वो भी पर्सन का नाम है, whom के बाद यहाँ दोबारा भी कौन आया है, एक पर्सन, यानी प्रोनाउन है यू है सब्जेक्टिव फॉर्म में, कि बबीता जिसे तुमने पैसा दिया, तो आप देख सकते हैं कि यू यहाँ पर आया है। जबकि ऊपर वाला जो सेंटेंस हमने पढ़ा है कि हु के जस्ट बाद वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाती है, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ मिसेज शर्मा के बाद में हु और हु के बाद में टीचेज लिखा है, न कि कोई सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हुम का यूज जो है वो हम कैसे करते हैं, पहले भी पर्सन है और हुम के बाद में भी कोई पर्सन आपको मिलेगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, द मैन whom we helped was in trouble, कि आदमी या वह आदमी जिसे हमने हेल्प करी या जिसकी हमने हेल्प करी, was in trouble, वो क्या था, ट्रबल में था। तो whom यानी जिसे या जिसको हमने सहायता दी, तो आदमी जिसको हमने सहायता दी वो ट्रबल में था। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि whom के बाद यहाँ पर वी आ रहा है और उससे पहले भी द मैन लिखा हुआ है। ऐसे ही थर्ड की बात करें तो हुज़, तो हुज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हुज़ एक रिलेशन, ब्लड रिलेशन या फिर बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं। हु से ही हुज़ बनता है वैसे तो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हुज़ का हिंदी मतलब होता है जिसका, जिसकी, या प्लूरल सेंस में है तो जिसके, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है, हिंदी अर्थ। तो इसकी यूजेज क्या है, तो देखो सबसे पहले पर्सन बिफोर ब्लैंक, यानी ब्लैंक से पहले आपको एक पर्सन का नाम दिया हुआ होगा, एंड थिंग प्लस पर्सन और उसके बाद में कोई वस्तु का नाम या किसी इंसान का नाम। तो ब्लड रिलेशन अगर है जब तो इंसान का नाम आएगा, और अगर कोई बॉडी पार्ट है तो कोई चीज़ का नाम आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको एक पर्सन दिया हुआ होगा, उसके बाद में एक खालिस्तान ब्लैंक दिया होगा, ब्लैंक के बाद में आपको क्या मिलेगा, थिंग या पर्सन मिलेगा, इन दोनों में से या एक या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं।
तो प्रोसेस ये कहता है कि बॉडी पार्ट्स और रिलेशंस बताने के लिए हुज का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक पर्सन दिया होगा, पर्सन के बाद में आपको यहाँ पर हुज का यूज़ करना है, उसके बाद कोई वस्तु का नाम या वो पर्सन का नाम होगा, तो फिर आगे का प्रोसेस होगा मैन वर्ब वगैरह। तो जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि रोहित हुज मदर इज़ अ डॉक्टर इज़ माई क्लोज फ्रेंड, कि रोहित जिसकी मदर एक डॉक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर भी अभी पर्सन था, लेकिन इसके बाद में देखो क्या है, तो रोहित जिसकी मदर, तो आप सेंस या फिर ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि रोहित जिसकी मदर एक डॉक्टर है इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। तो यहाँ जो इज़ आया वो रोहित के लिए आया है कि रोहित जिसकी मदर एक डॉक्टर है वो रोहित मेरा क्लोज फ्रेंड है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हुज जो है वो एक रिलेशन शो करने के लिए आया है, हुज मदर यानी जिसकी मदर, तो किसकी मदर, रोहित की। इस तरह से ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस को आप देख सकते हैं, अंकित बॉट ए कार हुज हैंड ब्रेक वॉज नॉट एक्टिव, कि अंकित ने एक कार खरीदी, हुज हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक किसका है, हुज आया कार के लिए, यानी ये नॉन लिविंग थिंग है, कोई मशीन या कोई एक व्हीकल का नाम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अंकित बॉट ए कार, अंकित ने एक कार खरीदी, हुज हैंड ब्रेक वॉज नॉट एक्टिव, जिसका हैंड ब्रेक एक्टिव नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये हैंड ब्रेक जो लिखा है आगे, वो हैंड ब्रेक उस कार का एक बॉडी पार्ट है, उसका एक पार्ट है। तो इस तरह से भी हम हुज का यूज़ कर लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको अलग से लिख के बताया कि दो अलग अलग सेंटेंस अगर आपको दे दें और उन सेंटेंसेस को जोड़ के आपको अगर एक सेंटेंस बनाना है तो फिर आप कैसे समझेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं, रमन इज़ ए गुड स्टूडेंट, रमन एक अच्छा लड़का है, हिज फादर इज़ पुअर, उसके फादर गरीब हैं। और आपको क्या करना है, हुज वर्ड से इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, रमन हुज फादर इज़ पुअर, रमन जिसके फादर क्या है, गरीब है, वो रमन क्या है, इज़ ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा लड़का है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ हीज़ जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, रमन के लिए, यानी हीज़ फादर, किसके फादर है, रमन के। तो हम इस आगे वाले सेंटेंस को पहले रख देंगे और जो उसकी मेन क्वालिटी है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा इंसान है वो लास्ट में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, रमन हुज फादर इज़ पुअर, रमन जिसके फादर पुअर है, इज़ ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा लड़का या एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इस तरह से आप जैसा देख पा रहे हैं कि हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को देखकर या फिर दोनों को हम पर्टिकुलर क्लॉज से जोड़कर भी हम एक हुज का यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों तरह से ब्लैंक देकर भी पूछा जा सकता है और दो अलग अलग सेंटेंस देकर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इतना समझेंगे कि हुज जो है इसका हिंदी मतलब जिसका या जिसकी होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और हुज जो है इसका मेनली यूज बॉडी पार्ट्स के लिए और रिलेशन को शो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्लॉज की, जिसका नाम है विच। तो विच को आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने हु का यूज़ पढ़ा है ठीक वैसे ही विच का यूज़ होगा। बस फ़र्क ये है कि हु का यूज़ हम पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए कर रहे थे, और विच का जो यूज़ करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या लाइफलेस थिंग्स के लिए करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि विच का हिंदी मतलब भी जो या जिसने होता है। इसके यूजेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स बिफोर ब्लैंक, यानी कोई खालिस्तान दिया होगा और उस ब्लैंक से पहले आपको कोई नॉन लिविंग थिंग का नाम या आपको कोई एनिमल्स का नाम दिया हुआ होगा। एंड ए वर्ब और नाउन आफ्टर ब्लैंक, या फिर आपको ब्लैंक के बाद एक वर्ब या नाउन दोनों में से कुछ एक मिल सकता है। जैसे आप देखो प्रोसेस को समझाया हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग होगी प्लस आपको आगे ब्लैंक में कोई क्लोज भरना है, उसके बाद आपको वर्ब मिल सकती है या कोई नाउन मिल सकता है, और नाउन के बाद आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही। अब एग्जाम्पल्स में आप देखें, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, द डॉग विच बाइट यू वॉज किल्ड बाई ए हंटर, कि डॉग जिसने तुम्हें बाइट किया, ये बाइट जो है सेकेंड फॉर्म है बाइट, कि डॉग जिसने तुम्हें काटा वॉज किल्ड बाई ए हंटर, उसे किसके द्वारा, हंटर के द्वारा मार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि डॉग के लिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, विच का यूज किया गया है। अगर विच ऑप्शन में नहीं है तो हम दैट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर विच है तो आपको विच का ही ऑप्शन चूज करना है। ऐसे सेकंड, द मोबाइल विच मोहन गेव मी इज़ योर्स, कि जो मोबाइल मोहन ने मुझे दिया, तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल के लिए यहाँ विच का यूज किया था। मोबाइल विच मोहन गेव मी, मोबाइल जो मोहन ने मुझे दिया वो किसका था, तो गेव मी इज़ योर्स, वो तुम्हारा है। ऐसे ही अगला क्लोज जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो है वॉट। तो वॉट क्लोज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वॉट जो है इसका मतलब होता है जो, और वॉट का यूज़ मेनली हम वर्ब के लिए या फिर एक दो फॉर्म्स या और तरीके हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि ब्लैंक हो, इसका पैटर्न क्या है, ब्लैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही खालिस्तान दिया हुआ है
तब आप वोट का यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। द ब्लैंक आफ्टर यूज़ ऑफ वर्ब, या वर्ब के यूज़ के बाद अगर कोई ब्लैंक दिया हुआ है तो वहाँ पर भी वोट का यूज़ किया जा सकता है। यद्यपि इसके सेंटेंसेज आपको कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम वोट का यूज़ करते हैं। तो जैसा एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि वोट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ वोट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वोट कैन नॉट बी क्योर्ड, कि जो क्योर्ड नहीं किया जा सकता या जिसे सही नहीं किया जा सकता, मस्ट बी एंड्योर्ड, उसे सहन करना चाहिए या उसे सहन किया जाना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वोट का जो हिंदी मतलब है वो यहाँ पर क्या निकलेगा, जो निकलेगा। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की बात कर रहे थे अपन, जैसे दूसरा यूज पढ़ा था कि ब्लैंक आफ्टर यूज ऑफ द वर्ब, वर्ब के बाद अगर आपको कोई ब्लैंक दे दे तो वहाँ पर भी वोट आ सकता है। जैसे इसमें दिखा है वर्ब लिखा है डू, तो डू वॉट यू प्लीज़, यू डू वॉट यू प्लीज़, कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो, इसका मतलब जो चाहो वो करो। यहाँ इस वोट का मतलब जो ही निकलेगा। ऐसे ही राइट वॉट यू वांट, तो इसी की तरह है कि जो तुम चाहते हो वो लिखो, तो यहाँ पर आप इस वोट का मतलब जो के सेंस में करेंगे। इनके सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और इजी भी कह सकते हैं कि वेन है, तो क्लोज वेन का जो यूज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो आप समझे वेन एक ऐसा क्लोज है जिसका यूज़ हम टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं। तो इफ़ टाइम इज़ गिवन बिफोर ब्लैंक, अगर खाली स्थान से पहले, ब्लैंक से पहले आपको टाइम दिया हुआ है तो ऐसी जगह पर आप वेन का यूज़ कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट वॉज संडे, यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है यानी एक डे दिया हुआ है, तो डे को भी आप इसी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इट वॉज संडे व्हेन वी वेंट टू ए पिकनिक, कि ये संडे था या ये संडे का दिन था जब हम एक पिकनिक पे गए। तो यहाँ वेन का यूज किया गया है किसके बाद, संडे के बाद। ऐसे ही आप देख सकते हैं इट वॉज मिड नाइट वेन ए थीफ एंटर्ड दी हाउस, कि ये मिड नाइट था या रात्रि, मध्य रात्रि थी जब एक चोर घर में घुसा। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि बीच के सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी वेन का यूज कर लेते हैं अगर टाइम आता है तो। जैसे वेन आई वेकअप, वेन आई वेकअप फास्ट में लिखें तो वेन आई वोकअप, जब मैं जगा। शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ, तो अगला सेंटेंस अलग हो सकता है ऐसे। तो वेन से भी स्टार्टिंग में किया जा सकता है, वेन से भी स्टार्ट किया जा सकता है। टाइम को डिनोट करने के लिए वेन का यूज़ करते हैं। इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी वेन हो सकता है और सेंटेंस के बीच में भी वेन हो सकता है, लेकिन आपको आगे फुल स्टॉप मिलेगा सेंटेंस के, न कि क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगला ऐसे ही जैसे टाइम के लिए वेन आता है वैसे प्लेस के लिए वेर आता है। तो वेर का हिंदी मतलब होता है जहाँ। इसकी यूजेस कैसे कर सकते हैं, इफ़ ए प्लेस इज़ बिफोर ब्लैंक, यानी किसी ब्लैंक से पहले कोई प्लेस का नाम दिया हुआ है तो डेफिनेटली उस प्लेस को डिनोट करने के लिए आप वेर का यूज़ कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, दिस इज़ द टेम्पल वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड, कि ये वो टेम्पल है जहाँ पर गांधी जी को क्या किया गया था, शॉट डेड यानी मारा गया था। इसी तरह से माई फ्रेंड वेंट टू सीकर, मेरा फ्रेंड सीकर गया, वेयर ही सा ए कॉमेडी शो, जहाँ उसने कॉमेडी शो देखा। तो यहाँ वेयर जो है वो किसके लिए आया है, सीकर के लिए। यहाँ वेयर जो आया है किसके लिए आया है, टेम्पल के लिए, एक प्लेस के लिए आया है। टेम्पल एक बिल्डिंग, उस प्लेस की लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऐसे ही वाई, तो वाई कोई स्पेसिफिक नहीं है, इससे रिलेटेड सेंटेंस से ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये भी क्लोज की कैटेगरी में आता है। तो वाई आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोस्टली सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आता है, मतलब स्टार्टिंग में कम, बाकी सेंटेंस के बीच में इसका ज़्यादा यूज पूछा जाता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडायरेक्ट स्पीच में जिस तरह से हम वाई को, WH वर्ड को एक कनेक्टिव के फॉर्म में रखते हैं, वैसे भी वाई का यूज किया जा सकता है। तो इसको सिंपली ऐसे डिनोट किया है कि एनी रीजन बिफोर द ब्लैंक, ब्लैंक से पहले कोई रीजन आपको शो किया हुआ है, यानी खाली स्थान से पहले आपको कोई स्पेसिफिक रीजन दिया हुआ है, तो रीजन को शो करने के लिए वाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न वाई शी डिडंट कम, इसका मतलब यही वो कारण है कि वह नहीं आई। तो कारण क्या है, वो यहाँ पर रीजन वर्ड मिल सकता है इस तरह से। या फिर दूसरा अगर आप कहें तो सेंटेंस के बीच में भी आप सिंपली रिप्लाई करने के लिए, टोल्ड करने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को यहाँ लिखकर समझाने की कोशिश की है कि मोहित आस्क्ड मनीष, मोहित ने मनीष से पूछा वाई हर मदर वुड नॉट अटेंड दिस मीटिंग, कि उसकी यानी किसी लड़की की मदर जो है वो मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाई जो है वो एक कनेक्टिव के तौर पर आ रहा है, यानी दोनों सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच था।
तो यहाँ वाई का यूज, इस तरह से वाई का यूज अपन कर सकते हैं। लास्ट है दैट। तो दैट को आप जैसा जानते हैं कि दैट का यूज हम हु, विच या होम की जगह करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दैट भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्लोज है जो रिप्लेस करता है हु, विच और दैट होम को। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, और वो भी किसके लिए, हु, हुम, विच। तो आप समझ रहे हैं कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो दैट का यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से, हु, हुम, विच के लिए स्थान पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला एक तरीका और है सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, यानी सुपरलेटिव डिग्री और प्लस नाउन दिया हुआ हो। तो सुपरलेटिव डिग्री आप जानते ही हैं, यानी ऐसी डिग्री जिसके अंदर EST लगा हुआ होता हो। तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद कोई नाउन लिखा हुआ है तो उसके बाद में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हो प्लस आगे जैसे कोई नाउन दिया हुआ हो तो उस नाउन के जस्ट बाद में हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके सिंपली आप समझ सकते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम हु, हुम, विच की जगह इसका यूज़ करेंगे। दूसरा हम सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन होने पर। तो आप जैसा देख सकते हैं कि वॉट इज़ इट दैट वरीज हेमा सो मच, कि यह क्या है या यह कौन सी बात है दैट जो हेमा को चिंतित करती है, सो मच यानी बहुत ज़्यादा। तो यानी यह वह कौन सी बात है जो हेमा को बहुत ज़्यादा चिंतित करती है। अब आप देखें कि वोट को भी हमने क्लोज के तौर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर वोट क्लोज नहीं है, यहाँ पर वोट जो है वो इंटरोगेटिव सेंस दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉट इज़ इट यानी यह क्या है या वह कौन सी बात है जो हेमा को चिंतित करती है। ऐसे ही हु इज़ द मैन, कि वह आदमी कौन है दैट अब्यूज यू, जो तुम्हें गाली देता है। तो यहाँ पर दैट जो है वो किसके लिए आया है, द मैन के लिए है। ऐसे ही एक सेंटेंस लास्ट लिखा है संगीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और गर्ल एक नाउन है, यानी एंटीसेडेंट जिसको अपन बोलते हैं कि वो एक नाउन है। तो एंटीसेडेंट नाउन अगर दिया है तो जस्ट उसके बाद में दैट का यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि संगीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, संगीता एक टॉलेस्ट गर्ल है दैट रीड्स इन आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल में क्या करती है, पढ़ती है। तो यहाँ दैट जो है वो किसके लिए आया है, टॉलेस्ट गर्ल के लिए, या वैसे देखें तो संगीता के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री जो संगीता को डिनोट करती है कि संगीता जो सबसे लंबी लड़की है वो हमारी क्लास में क्या करती है, पढ़ती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये रिलेटिव क्लोज हमने आज की क्लास में पढ़े हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नाउन क्लोजेज़ की। नाउन क्लोजेज़ में कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से क्लोज ऐसे इंपॉर्टेंट है, मेनली उनकी हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने रिलेटिव क्लोज का स्टडी किया है। जिन स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है वो पर्सनली ग्रुप में या फिर आप सिंपली कोई गाइड की हेल्प लेकर भी जो डाउट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।